हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। एज सच ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वाइडली क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक नहीं है, बट यहाँ से इक्का दुक्का जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो कई बार आपका दिमाग हिला देंगे और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज आपको इस लेक्चर में मैं सारा कन्फ्यूजन भी दूर कर दूंगा, और क्या होता है पैरेलल ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, सब चीज़ों पे हम डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई इसके एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज क्या, वो सब आपको पता है। भाई जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्लेस करने की बजाय हम चाहेंगे कि उसमें एक और यूनिट ऐड कर दे, है ना। यही करते हैं हम लोग। तो ऐसा तो है नहीं पूरा पूरा चीज़ रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि आपका घर बनता है, थोड़ी देर के लिए आपकी फैमिली है, आप और आपके मम्मी डैडी रहते हैं, थोड़े साल बाद आपकी शादी होगी, थोड़े बाद और फैमिली बढ़ेगी और बच्चे होंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, हम पूरा घर तोड़ के दूसरे घर में तो शिफ्ट होंगे नहीं। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, बट वो बहुत रेयर करेंगे। बट सबसे फिजिबल ऑप्शन क्या है? फिजिबल ऑप्शन है कि जो एग्जिस्टिंग हाउस है उसी में एक रूम और बना दे, तो एक यूनिट और ऐड कर दे हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम पूरा रिप्लेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वही हमारा क्या होता है, पैरेलल ऑपरेशन। बस पैरेलल ऑपरेशन, ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन, दो ट्रांसफार्मर को पैरेलली कनेक्ट करने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है, और इन्हीं कंडीशंस में स्टूडेंट फंस के रह जाता है। अब क्या होते हैं, दो तरीके के रूल होते हैं। एक होते हैं इसेंशियल कंडीशन के भाई ये तो होना ही होना चाहिए, इसके बगैर पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। और कुछ कंडीशन होती है कि हाँ ये हो तो अच्छी बात है, और नहीं होगी तो थोड़े से कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे परफॉर्मेंस में। तो इस तरीके से दो कंडीशन होती है, एक इसेंशियल कंडीशन या फिर नेसेसरी कंडीशन, क्या बोलेंगे हम लोग। एक कंडीशन होती है हमारी इसेंशियल कंडीशन, इसेंशियल कंडीशन, इसेंशियल कंडीशन, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। और एक कंडीशन होती है डिजायरेबल कंडीशन, डिजायरेबल कंडीशन, ठीक है। कुछ कंडीशन डिजायरेबल होगी। तो ये तो फुल जो इसेंशियल कंडीशन है, दो ट्रांसफार्मर को जब भी हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसेंशियल कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, मस्ट बी सेटिस्फाई, शुड भी नहीं, यहां मस्ट लगना जरूरी है और यहां पे शुड अगर होना चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो उससे थोड़ा सा कहीं परफॉर्मेंस डिरेट होगा, है ना, उससे बाकी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस में कई बार स्टूडेंट उलझ के रह जाते हैं। अब जब भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आप क्वेश्चन का मोटिव जाने कि वो इसेंशियल पे फोकस करा रहा है, वो सारी कंडीशन की बात कर रहा है, और इसी वजह से स्टूडेंट हर दो तीन क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। आज वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और न्यूमेरिकल अप्रोच कैसी होती है वो भी मैं आपको हाथों हाथ सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रही दो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर नंबर ए और ट्रांसफार्मर नंबर बी। दो ट्रांसफार्मर है ए और बी, इन दोनों को जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये जो दो बस बार है यहाँ पे, तो बस बार में कनेक्शन करते टाइम पे इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो पोलरिटी बनी है ना, डॉट बने हैं, इनका खासा ध्यान रखना है। तो सेम बस बार पे जो देखो ये वाला जो है दो टर्मिनल है, इस वाली वाइंडिंग के दो टर्मिनल, ये दो टर्मिनल, तो ये जो इसका पहला टर्मिनल डॉटेड वाली जो टर्मिनल है वो सेम बस बार, इसका भी डॉटेड सेम बस बार पे जाना चाहिए, ठीक है। ताकि ये जो वोल्टेज है, देखो आप जाओगे इस तरीके से जाओगे, तो यहां पर मैं अभी बना नहीं रहा हूं, अदरवाइज ऐसे जाना या ऐसे चले जाओ, चलो ऐसे चलते प्लस 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 इंड्यूस ईएमएफ E1 गया, देन माइनस, बाद वाला साइन ले रहा हूं माइनस। तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, एकदम इन दोनों में वोल्टेज डिफरेंस ना के बराबर, बहुत मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस होगा तो सर्कुलेटिंग करंट उस तरीके से फ्लो करता रहेगा, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता रहेगा, जो कि अनडिजायरेबल है, ठीक है। बट फिर भी प्रैक्टिकली थोड़ा सा तो इंड्यूस ईएमएफ में हल्का फुल्का फर्क आ सकता है, जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है, जिससे ओवरऑल केवीए रेटिंग हल्का सा डाउन होता है, ज्यादा नहीं। ये डिजायरेबल कंडीशन में आ जाएगा, है ना। इस तरीके से नेसेसरी कंडीशन और डिजायरेबल कंडीशन चलती है। तो इस तरीके से एक कनेक्शन होता है। अब इसके में बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको, यहां पर मैंने कंडीशन सारी की सारी लिख दी है। सबसे पहले कंडीशन टू बी सेटिस्फाई फॉर पैरेलल ऑपरेशन, ये है इसेंशियल कंडीशन, है ना, कि वोल्टेज रेटिंग मेंशन ऑन द नेम प्लेट ऑफ ट्रांसफार्मर टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल मस्ट बी सेम, ठीक है। चलो ठीक है, देखो दो चीजें हमेशा ध्यान रखो, सिंगल फेस को अगर हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है ना, तो उसका पोलरिटी शुड बी चेक्ड, पोलरिटी प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने यहां पे बताया, पोलरिटी चेक करके ही आपको कनेक्ट करना है, ये बहुत जरूरी है। पोलरिटी का मतलब क्या है भाई, डॉट जहां डॉट क्या शो करता है, वोल्टेज पोलरिटी तो शो करता है। देखो इसे अगली लाइन में लिखा होगा, द ट्रांसफार्मर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल
with correct polarity. For this, dotted terminal should be connected to same bus bar and undotted terminal should be connected into the another bus bar. देखो dotted वाले जितने भी है वो same bus bar पे connect हो रहे हैं, है ना। इधर भी देखो डॉटेड वाले जितने भी है वो सेम बस बार पे कनेक्ट हो रहे हैं, बाकी अनडॉटेड वाला अदर पे कनेक्ट हो रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना है और उसी को घुमा फिरा के इन्होंने बोल दिया है। तो वोल्टेज रेटिंग बोले, है ना भाई, पोलरिटी शुड बी चेक्ड का मतलब क्या है, उसका वोल्टेज रेटिंग बोले, डॉट बोले, सब एक ही बात है, एक ही उसमें जा रहा है ना। चलो थर्ड नंबर का, द फेज सीक्वेंस ऑफ अ थ्री फेज। अब थ्री फेज के लिए भी बात करेंगे ना, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में फेज सीक्वेंस आपका पता होना चाहिए। द फेज सीक्वेंस ऑफ अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल मस्ट बी सेम, सेम फेज सीक्वेंस वाले ट्रांसफार्मर कनेक्ट होने चाहिए। फोर्थ नंबर का क्या है कि सेम फेज ग्रुप होना चाहिए, फेजर ग्रुप जो होना चाहिए वो सेम फेजर ग्रुप होना चाहिए। तो ये जो दो पॉइंट है ना, फेज सीक्वेंस और फेजर ग्रुप वाला, और खासकर फेजर ग्रुप वाला, ये एज इट इज यहाँ लिखे रहने देना। अभी मैं ये जो फेजर ग्रुप क्या होते हैं, फेजर ग्रुप हम लोग क्या क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ये सब मैं अभी थ्री फेज अगला लेक्चर जो पढ़ाऊंगा उसमें आपको फेजर ग्रुप के बारे में बताऊंगा। और फिर वहां इक्का दुक्का क्वेश्चन में पैरेलल ऑपरेशन के ऊपर कराऊंगा, किस तरीके से फेजर ग्रुप देखे जाते हैं पैरेलल ऑपरेशन में, किन का ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए। तो ये यहां पर असल में पॉइंट एक ही है, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए क्या होना चाहिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए पोलरिटी शुड बी चेक्ड। अब इसको अलग अलग तरीके से वोल्टेज की रेटिंग और अलग अलग उस फॉर्म में आप बोल सकते हो, शुड बी चेक्ड या मस्ट बी चेक्ड। ठीक है, ये होना चाहिए। और थ्री फेज के लिए क्या है, फेजर ग्रुप सेम फेजर ग्रुप। ठीक है, अब ये थ्री फेज में आपको पता चलेगा। और सेम फेज सीक्वेंस, पॉजिटिव नेगेटिव फेज सीक्वेंस है ना, ये ऑलरेडी हम लोग फॉल्ट वगैरह जब पावर सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे आपको और बता दूंगा। ठीक है, चलिए समझ गए। तो ये कंडीशन आपको पता चले, ऑप्शंस में जो यूज हो तो लिखे रहने देना। कुछ होती है डिजायरेबल कंडीशन, ये है हमारी डिजायरेबल कंडीशन फॉर सेटिस्फैक्टरी पैरेलल ऑपरेशन। ये मैच हो तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो थोड़ा बहुत क्या होगा, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा परफॉर्मेंस, बाकी ओवरऑल ऑपरेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये वाली जो कंडीशन है, ये जो दो कंडीशन है, अगर ये नहीं फुलफिल होगी तो पैरेलल कनेक्ट ही नहीं होगा। अब कुछ सोच रहे होंगे सर करे तो, भाई करके देखोगे तो देखना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है चीजें, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, द वोल्टेज रेशियोज ऑफ अ ट्रांसफार्मर टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल शुड बी सेम टू अवॉइड सर्कुलेटिंग करंट, है ना। देखो मैंने जैसे बताया कि इंड्यूस ईएमएफ अलग अलग बनेगा, अगर वोल्टेज टर्न रेशियो में डिफरेंस रहा, वोल्टेज डिफरेंस रहा तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा। तो इसी को रोकने के लिए हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेशियोज ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल शुड बी सेम टू अवॉइड सर्कुलेटिंग करंट। सेकेंड नंबर है, द टू ट्रांसफार्मर शुड शेयर द कॉमन लोड प्रोपोर्शनल टू देयर केवीए रेटिंग, है ना, कि केवीए रेटिंग के हिसाब से वो शेयर करेंगे। अभी मैं समझा दूंगा, जिसका ज्यादा केवी रेटिंग होगा देन मोर शेयरिंग ऑफ द लोड, है ना, कि जो ज्यादा रेटिंग का होगा, भाई एक ट्रांसफार्मर 50 केवी का है और 100 केवी का, जब वो कॉमन लोड में शेयर करेगा तो ज्यादा कैपेसिटी वाला चाहेगा कि ज्यादा मैं कंट्रीब्यूट करूं, है ना, उस तरीके से। थर्ड है, x by r ratios of a transformer to be connected should be equal to avoid operation of a transformer at different power factor। तो x by r रेशियो अगर सेम रहेगा तो पावर फैक्टर सेम रहेगा दो ट्रांसफार्मर का। अगर इसमें चेंजेस रहा x by r रेशियो में तो पावर फैक्टर में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, है ना। तो वही सारी है, तो ये डिजायरेबल कंडीशन है। ये मस्ट भी मैच होना जरूरी नहीं है, ये थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं हो भी जाएगा तो भी चलेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना कि इंटेंशन क्या है। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखो, ये इस तरीके से दो ट्रांसफार्मर हमारे शेयरिंग कैसे होती है, जैसे कि हमारा करंट डिवीजन रूल था ना, सिमिलरली वैसे ही होता है। अभी मैं करके भी बता दूंगा। अभी सिंपल देखो, ये ट्रांसफार्मर है, एक दूसरा ट्रांसफार्मर है, आईए आईबी करंट जा रहा है और ये टोटल लोड है। तो ये लोड में देखो दो करंट आ रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाना रहे और मुझे आईबी निकालना है थोड़ी देर के लिए, तो मुझे करंट अगर इस वाली ब्रांच में निकालना है तो करंट डिवीजन रूल में जिसके में नहीं निकालना वो ऊपर RA प्लस JX से ऊपर, और टोटल सम कर देंगे RA प्लस RB प्लस RB प्लस JXA प्लस JXB इनटू टोटल करंट कितना है, IL टोटल करंट है। तो देखो ये IB कहाँ पे लिखा होगा, ये IB देखो IL टोटल करंट, ZA मतलब ये पूरा ZA और ये दोनों ZA प्लस ZB, है ना। तो इस तरीके से IB निकल जाएगा, उस तरीके से IA आ जाएगा। जस्ट करंट डिवीजन रूल। अब देखो क्या हुआ,
करंट डिवीजन रूल में अगर केवीए है, केवीए का शेयरिंग देखना है आपको, करंट निकालता आ गया। अब किसी ने पूछ लिया कि भाई ये वाला ट्रांसफार्मर कितना केवीए कंट्रीब्यूट करेगा इस टोटल में, तो केवीए में देखो वोल्टेज दो चीज पैरेलल में लगी है तो वोल्टेज तो कांस्टेंट हो गया, मतलब पैरेलल हो गया, तो वोल्टेज का कंट्रीब्यूशन गया। सिर्फ करंट का है तो यहां पर हम अगर देखें तो जो करंट का ये फॉर्मूला है इसको रिप्लेस करके एस बी कर दो, है ना, ये एज इट इज, और करंट को ये टोटल करंट है तो यहां पे एस टोटल कर दो। ये क्या है, केवीए रेटिंग ऑफ सेकंड ट्रांसफार्मर, है ना, और ये बीच का सेम रहेगा। बस आपका जैसा करंट डिवीजन रूल है वैसा के वैसा क्या हो जाएगा, केवीए में हो जाएगा, है ना। एक आध न्यूमेरिकल करवा दूंगा तो आपको और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अब देखना मैं किस तरीके से करने वाला हूं। दो नोट पॉइंट है, उनको लिखाना है मुझे और उनको समझाना है। अब सपोज करिए एक का इंपीडेंस है, ये ए ट्रांसफार्मर है, ये बी ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसका लीकेज इंपीडेंस ये जो है ZA कितना है 1 और ZB कितना है 3 है, और टोटल यहां पर केवीए में लिख लेता हूं 20 केवीए टोटल है, टोटल 20 केवीए। अब आपको बताना है कि भाई इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा और इसका कितना रहेगा, ठीक है। अब सपोज करो मुझे एस ए निकालना है, इसका कंट्रीब्यूशन निकालना है, इसका कंट्रीब्यूशन निकालना है तो ऊपर कौन सा रहेगा, जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर 3+1 दोनों का समेशन करंट डिवीजन जैसा, ठीक है। और टोटल क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, 5 3 15, 15 केवीए क्या हो जाएगा यहां से आ जाएगा, तो 15 केवीए यहाँ का कंट्रीब्यूशन, और बचा हुआ 5 कहाँ का आ जाएगा, 5 केवीए यहाँ का आ जाएगा। चाहो तो निकाल के देख लेना, इस बार क्या हो जाएगा, देखो एसबी में एसबी निकालोगे तो जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर, 4 तो यही था, तो 5 चौक 20, तो 5 केवीए यहाँ पे आ गया, समझे। अब देखो यहाँ से एक नोट पॉइंट आता है, मैं लिखवा दूंगा ना, जरूर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगली स्लाइड पे मैंने लिख दिए पॉइंट, है ना, वो अभी आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहला पॉइंट ये है कि भाई जो केवीए का शेयरिंग हो रहा है, जिसका लीकेज इंपीडेंस 1 है और एक का लीकेज इंपीडेंस कितना है 3 है, तो जिसका कम लीकेज इंपीडेंस है, कम किससे, इसके कंपैरिजन में कम किसका है, इसका है, तो जिसका लीकेज इंपीडेंस कम है वो केवीए का कंट्रीब्यूशन उसका क्या है, ज्यादा है, और जिसका लीकेज इंपीडेंस ज्यादा है उसका कंट्रीब्यूशन कम है। दैट मीन्स कि लीकेज इंपीडेंस, है ना, अगर हम लोग बोले कि लीकेज इंपीडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो केवीए शेयरिंग है, जो भी केवीए कंट्रीब्यूशन में जा रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर लीकेज इंपीडेंसेस। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, लीकेज इंपीडेंसेस शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी केवीए रेटिंग, है ना। तो जो केवीए जा रहे हैं आपके शेयरिंग में अलग अलग अपने ट्रांसफार्मर के, उनका जो केवीए है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जाहिर सी बात है भाई, जो कम रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ज्यादा है, एक ओमिक वैल्यू ज्यादा है, एक ओमिक वैल्यू कम है, तो जो कम ओमिक वैल्यू होगी उसमें से करंट ज्यादा फ्लो करता है। तो करंट डिवीजन का सिंपल सा रूल है, उसी को यहाँ पे लिख दिया। वो लाइन, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये स्टेटमेंट, ये नोट पॉइंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। चलो सेकेंड, अभी लाइन पढ़ना नहीं, उसको बताता हूं। अब सपोज करो हम दोनों को क्या करें, पर यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, दोनों को पर यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोनों को पर यूनिट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका पर यूनिट अगर मुझे लिखना है तो ZA पर यूनिट क्या होता है, ZA पर यूनिट भाई ZA एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल डिवाइडेड बाय जेड बेस, है ना, जेड बेस। चलो तो एक्चुअल अपॉन जेड बेस को क्या लिख सकते हैं हम, जेड बेस को क्या लिखते हैं, KV स्क्वायर अपॉन MV, KV स्क्वायर डिवाइडेड बाय MVA, ऐसा लिखते हैं, है ना। तो अब इसको जब यहां लिखूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, MVA ऊपर आ जाएगा और वोल्टेज KV स्क्वायर क्या हो गया, नीचे आ गया। ये हो जाएगा ऐसा, बिल्कुल हो जाएगा सर, ठीक है। चलो अब देखो दोनों चीज पैरेलल में हो रही है, दोनों चीज पैरेलल में हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि KV किलो वोल्ट जो है वो दोनों के लिए सेम है, थोड़ी देर के लिए, कि भाई दोनों पैरेलल में लगे हैं तो वोल्टेज दोनों का क्या है, हमने सेम मान के चल लिया है, ये एज्यूम कर लिया, सेम मान के चल लिया है। तो मान लेते हैं इसको सेम है, तो ये आप देखो एक्चुअल में पर यूनिट अगर हम निकालें तो पर यूनिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू MVA रेटिंग, मतलब MVA की जगह हम क्या बोल सकते हैं, KVA में बात कर लो, एक बात है, चलो ठीक है, ये MVA ले लेना फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बस कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 15, तो ये हो गया 15 पर यूनिट, 15 पर यूनिट, ठीक है। अब सिमिलरली अगर ZB निकालोगे पर यूनिट का, ZB पर यूनिट का निकालोगे तो एक्चुअल कितना है उधर, एक्चुअल है 3। अब देखो Z बेस कैसे निकलेगा, MV डिवाइडेड किलो वोल्ट तो सेम है, बट MV इधर कितना है, ये हमारा 5 है, तो ये 5 हो जाएगा, 5 3 15। तो दोनों का पर यूनिट क्या हो गया, अपनी अपनी ऑन रेटिंग के लिए, अपनी अपनी ऑन रेटिंग के लिए दोनों का पर यूनिट क्या है,
सेम है, दोनों का पर यूनिट क्या है, सेम है। तो यही स्टेटमेंट यहां पे लिखा है, पर यूनिट इंपीडेंसेस ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मर टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू देयर ओन केवीए रेटिंग शुड बी सेम, शुड बी सेम। उनकी खुद की केवीए रेटिंग के हिसाब से वो सारे के सारे क्या है, सेम है। तो पर यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने। देखो ओमिक वैल्यू में गिवन है तो डायरेक्टली हम कौन कितना शेयर करेगा वो बता दिया, उसके हिसाब से दो नोट पॉइंट आ गए, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला और एक पर यूनिट वाला। ठीक है, तो ये दो नोट पॉइंट आपके लिए बहुत खासे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलो भाई यहां तक क्लियर है। अब देखो एक चीज और होती है, वो आपको जेई लेवल में तो बहुत ज्यादा नहीं आएगी, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सोच रहा था नहीं बताऊं, गेट वालों के लिए जरूरी होती है वो। समटाइम्स क्या होता है कि ये जो आपके ट्रांसफॉर्मर होते हैं ना, दो ट्रांसफॉर्मर, इनकी जो वैल्यूज है, सपोज करो मैंने यहाँ पे ऐसा एग्जांपल लिया कि ये 5 kVA इसकी रेटिंग है, क्या है ये, सॉरी ये मैं बोल देता हूँ कि ये 15 kVA इसकी रेटिंग है ना, शेयरिंग नहीं हो रहा है, रेटिंग हो रही है। और ये रेटिंग आपको दे दी 20 kVA इसकी रेटिंग दे दी, और आपको टोटल शेयर करना है 30 kVA शेयर करना है। ठीक है, 30 kVA शेयर करना है, और बोल दिया कि इसका जो इम्पीडेंस है, ZA इम्पीडेंस, वो है 0.1 पर यूनिट, और ZB दे रखा है आपको 0.2 पर यूनिट। अब देखना ध्यान से, अब क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ये कितना शेयर करेगा और ये कितना शेयर करेगा। क्या बोले कि ये कितना शेयर करेगा, थोड़ी देर के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसा ले लेते हैं, इसको ऐसा ले लेंगे, है ना। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या है कि भाई एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी रेटिंग 10 kVA रेटिंग है ना। ये हमारे इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था, ये तो शेयरिंग वाला था, है ना। इस बार क्या है, रेटिंग है कि 10 kVA का रेटिंग है, और ये पर यूनिट इस तरीके से दे रखा है। एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका रेटिंग 20 kVA है और उसका पर यूनिट इंपीडेंस इस तरीके से दे रखा है, और अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 30 kVA टोटल लोड है, उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो एक दिमाग तो क्या होता है, स्टूडेंट ये सोचता है अच्छा सर 10 इधर से चले जाएगा, 20 इधर से चले जाएगा, हो गया 30, मनाओ बढ़िया दिवाली, हो गया, आंसर निकल गया। ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, क्योंकि जो शेयरिंग है वो किस पे डिपेंड करेगा कि भाई इनकी आपकी वैल्यूज कितनी है, लीकेज इंपीडेंसेस की वैल्यू कितनी है। अब इस केस में आपका ये सेकंड वाला जो पॉइंट है वो भी फेल हो जाता है। सेकंड वाला पॉइंट क्या हो गया, आपने क्या बोला, सेकंड वाला पॉइंट कि पर यूनिट इंपीडेंसेस जो है, पर यूनिट इंपीडेंसेस तो सर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर यूनिट इंपीडेंस ऑल ट्रांसफॉर्मर इन पैरेलल शुड बी सेम, सर सेम होना चाहिए, बट यहाँ तो पर यूनिट इंपीडेंस अलग अलग है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आधा अधूरा स्टेटमेंट पढ़ते हो। यहाँ पर बोला गया है कि विथ रिस्पेक्ट टू देयर ओन केवीए रेटिंग शुड बी सेम, मतलब यहाँ पर देखो ये जो हमारा केवीए रेटिंग, यहाँ जो एमवीए रख रहे थे वो कौन सा एमवीए रख रहे थे, जो शेयरिंग करने वाला था हमारा वो रख रहे थे। बट यहां पर ये क्या दे रखा है आपको, नेम प्लेट रेटिंग दे रखा है। हो सकता है 10 kVA का ट्रांसफॉर्मर 12 kVA भी शेयर कर दे, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि भाई ये तो ओवररेटेड चल रहा है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा चल रहा है। और हो सकता है ये 20 kVA का ट्रांसफॉर्मर, ये 20 kVA का ट्रांसफॉर्मर अंडर परफॉर्म भी करे। चलो खैर यहां तक आ गए हैं तो मैंने कुछ भी नंबर ले लिए हैं, बट चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं ना। तो इस केस को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, आपको तरीका बताता हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉमन बेस मानना पड़ेगा, कॉमन बेस मानना पड़ेगा, क्योंकि जो पर यूनिट वैल्यूज है ये अपने अपनी नेम प्लेट रेटिंग के हिसाब से है। इनको इन दोनों को जब अलग अलग थे जबकि हैं ये, जब इनको पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तो इनका पर यूनिट के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी न्यू पर यूनिट वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। न्यू पर यूनिट, वोल्टेज का तो दिक्कत ही नहीं है, न्यू पर यूनिट के लिए हम क्या बनेंगे, कॉमन एमवीए बेस मानते हैं, कॉमन केवीए बेस मानते हैं, केवीए बेस। तो कॉमन इन दोनों में से कोई सा भी रेफरेंस ले ले, तो कॉमन बेस केवीए, तो बेस केवीए क्या हो जाएगा 10 ले लेते हैं, 10 kVA बेस ले लेते हैं ताकि एक कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ी। तो अब इसको क्या करेंगे, नई वैल्यू कन्वर्ट करेंगे, ZD पर यूनिट न्यू और ओल्ड का फॉर्मूला बताया था ना आपको, तो ओल्ड माइनस ओल्ड इनटू MVA न्यू कितना है 10, MVA ओल्ड 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 0.1 ही न्यू आया। क्यों न्यू आया, क्योंकि हमने बेस 10 ही माना था, तो एक कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। अब देखो ZB देखोगे आप, तो ZB कितना है 0.2, और MVA न्यू कितना है, जो 10 बेस माना है, ओल्ड कितना है 20 है, तो ये कैंसिल होकर 0.1 आ गया, ये कितना आ गया 0.1, दोनों का क्या आ गया 0.1। तो अब आपको जो शेयरिंग करना है, नया वाला जो आया है ये 0.1 इसका भी है, और नया वाला ZB जो न्यू वाला है
ये तो ओल्ड था, ये तो ओल्ड था, ये भी 0.1 पर यूनिट है। अब इनके हिसाब से शेयरिंग होगा, अब इनके हिसाब से शेयरिंग करेंगे तो ऐसे जो आएगा वो आ जाएगा हमारा, जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर 0.1 और ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 0.2 इंटू टोटल कितना है 30, तो ये गया 15। मतलब ये कैपेसिटी से चल रहा है 15 की कैपेसिटी, 15 kVA, और ये भी 15 से शेयरिंग कर रहा है 15 kVA। तो एक ट्रांसफॉर्मर हमारा ओवरलोडेड चल रहा है और एक अंडरलोडेड चल रहा है। समझ में आया? ये लकीली मैंने दोनों वैल्यू ऐसे ली कि दोनों बराबर आ गए, अदरवाइज कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बट देखो इंपीडेंसेस 0.1 है, तो भी इनकी जो कैपेसिटी उसके बियॉन्ड अलग अलग तरीके से ये शेयरिंग कर रहे हैं, है ना। दोनों का ऑब्वियस 15-15 आएगा, बट इसकी नेमप्लेट रेटिंग 10 ही थी, इसकी 20 थी। तो आपको जब भी कभी ओमिक वैल्यू दे तो डायरेक्टली तो कोई दिक्कत ही नहीं, ओमिक वैल्यू में तो आपको एक कॉमन बेस और ओल्ड न्यू का चक्कर ही नहीं है। बट अगर पर यूनिट में आपको वैल्यू गिवन दे तो आपको क्या करना है, कॉमन बेस पे। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग बेस अगर 20 ले लेंगे या 20 10 नहीं लेके 100 भी ले लोगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बेस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और पावर सिस्टम में इसलिए हम लोग पर यूनिट सिस्टम इतना डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग बहुत काम करेंगे इस पे। समझ में आया? तो बस आपको ओमिक वैल्यू आएगा ज्यादा से ज्यादा, पर यूनिट में नहीं आएगा। पर यूनिट में आए भी तो आपको क्या करना है, कॉमन बेस लेके उनके पहले नई वैल्यूज लाना है, उसके बाद आपको शेयरिंग करना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 को। अब देखो 133, मुझसे गलती हुई है क्वेश्चन नंबर में कि हमने ऑटो ट्रांसफार्मर जो पिछला लेक्चर पढ़ा ना, उसमें क्वेश्चंस 94 से लगा के 109 तक हमने क्वेश्चंस करे, ठीक है। बट मुझे ध्यान आया कि ऑलरेडी मैं आपके जो इफिशिएंसी और लॉसेस वाले लेक्चर थे वहां पर 117 नंबर तक के क्वेश्चंस करवा चुका हूं, सीरियल नंबर 117 वहां तक हो चुका है ऑलरेडी। वो पीडीएफ मुझसे मिस हो गई तो मुझे लगा कि 94 तक ही हुआ होगा, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो सीक्वेंस है 94 से 109, इसको आप चेंज कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो आपको ध्यान रहे, नहीं तो कंफ्यूज नहीं हो कि 117 के से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट 15 हमने क्वेश्चन करे हैं और वो पहुंचे हैं 132 तक। तो ये 109 वाला क्वेश्चन असल में 132 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसको, है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 118 है। तो 94 से 118 से चल के 132 तक हो गए और अब 133 से हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो डबल डबल हो जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि डबल डबल हो गए तो आप इस चीज को चेंज कर लेना, ठीक है। चलो, अब आप बोल रहे हैं सर इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर से फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे पता होना चाहिए कितने न्यूमेरिकल हुए हैं, है ना। तो हमारे दिमाग में भी रहता है अच्छा इतने न्यूमेरिकल कराए हैं तो फिजिबल है उतने। चलो क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्लेश आर नेसेसरी फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर। कौन सी भाई नेसेसरी कंडीशन पूछी है ना। पैरेलल इंपीडेंस शुड बी सेम, पोलरिटी ऑफ बोथ सेकेंडरी शुड बी द सेम, वोल्टेज रेटिंग शुड बी द सेम। अब देखो देखा जाए तो नेसेसरी कंडीशन एक कौन सी, पोलरिटी वाली है और वोल्टेज रेटिंग शुड बी सेम, है ना, पोलरिटी और वोल्टेज रेटिंग वाली। बट यहां पर तीसरा फोर्थ ऑप्शन है ऑल द कंडीशन मेंशन अबव ए बी सी। तो हम क्या कर देंगे भाई, तीनों कंडीशन दो सही है बट आंसर एक ही लगाना है, तो ना ये लगा सकते ना ये लगा सकते क्योंकि दोनों ही सही है। तो और इसमें फोर्थ वाले में क्या दे रखा है, एबीसी दे रखा है, तो हमने कॉमन सेंस लगा के परसेंटेज इंपीडेंस शुड भी सेम भी ले लिया है, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन में इस क्वेश्चन में काउंट हो गया है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास अदर ऑप्शन नहीं था। बाकी सब चीजें होती सिर्फ एक ही चीज लिखी रहती कि भाई वो पोलरिटी शुड बी सेम, तो फिर हम वो उसी को टिक करते, ठीक है। चलो, कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन फॉर ट्रांसफार्मर, द सेम वोल्टेज रेशो जरूरी नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है। द सेम पोलरिटी बिल्कुल सही, द सेम पर यूनिट इंपीडेंस, ये भी हमारा क्या है कि भाई हो जाए तो अच्छी बात है। द सेम पोलरिटी, द सेम फेज सीक्वेंस, द रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आप देखो ये जो सेम पोलरिटी कंडीशन फॉर द सेम पोलरिटी, और अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा, विच आर द एब्सोल्युटली इसेंशियल कंडीशन। एब्सोल्यूट इसेंशियल कंडीशन निकालनी है आपको। तो यहां पर एब्सोल्यूट इसेंशियल कंडीशन तो देखो मुझे कौन सी दिख रही, फेज सीक्वेंस, ठीक है, सेम पोलरिटी, 3 और 4 तो इसेंशियल है ही है, 3 4 3 4 तो 3 4 3 4 3 4 है ना, तो डी ऑप्शन तो गया। और रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट, ये फेज डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि अभी 3 फेज वगैरह आपने पढ़ा नहीं है, बाकी ये पता होना चाहिए। तो 3 4 5 तो है ही सही। फर्स्ट और सेकंड जो है आपकी वो इसेंशियल में नहीं आ सकती, सेम वोल्टेज रेशियो हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। सेम पर यूनिट इंपीडेंस भी हमारी इसेंशियल में नहीं आएगी। यहां क्यों कर दिया था इसेंशियल में काउंट, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था
क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें सब ले रहा था, क्योंकि दो अगर करेक्ट आ रहे तो दोनों में से एक को तो हम टिक नहीं कर सकते, दूसरा फिर छूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास मजबूरी थी, तो ऐसा कॉमन सेंस लगाना है आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 4 पार, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। टू ट्रांसफॉर्मर एंड ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके हिसाब से? मैग्नेटाइजिंग करंट के हिसाब से नहीं, लीकेज रिएक्टेंस नहीं, लीकेज इंपीडेंस है ना, देखा जाए तो। हाँ, वहां लिखा रहेगा रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो रिएक्टेंस हो जाएगा, अदरवाइज तो इंपीडेंस पर यूनिट इंपीडेंस के हिसाब से हमारा शेयरिंग होगा। और फोर्थ है इफिशिएंसी, तो पर यूनिट इंपीडेंस इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन है अलग तरीके से। टू ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन रेटिंग, लीकेज, रिएक्टेंस, एफिशिएंसी, पर यूनिट। सेम, बस ऑप्शन चेंज कर लिया। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, two transformer with equal rating and negligible excitation connected in parallel share the load in the ratio of their kVA rating only if their per unit impedance based on their own kVA rating। ये लाइन लिखना जरूरी है, तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। किसकी बात हो रही है? पर यूनिट की बात हो रही है। इनवर्स रेशियो या डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब आएगा? जब लीकेज ओमिक वैल्यू में, लीकेज इंपीडेंस ओमिक वैल्यू में गिवन हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पर यूनिट में पूछे तो सेम। ठीक है, for the parallel operation of transformer which of the following condition must be satisfied? same voltage ratio must be connected in proper polarity। हाँ भाई, must be connected in proper polarity, तो ये तो सेटिस्फाई करना ही। R by X रेशियो शुड बी सेम। वैसे तो R by X नहीं होता, X by R होता है, X by R रेशियो। ठीक है, सेम केवी रेटिंग जरूरी नहीं, सेम वोल्टेज रेशियो नहीं, तो B क्या है हमारा? B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो। फॉर सक्सेसफुल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर द मोस्ट इसेंशियल कंडीशन इज, मोस्ट इसेंशियल कंडीशन, परसेंटेज इंपीडेंस, पोलरिटी आर प्रॉपरली कनेक्टेड, टर्न रेशियो आर एग्जैक्टली इक्वल, नहीं केवी रेटिंग, तो पोलरिटी बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे परसेंटेज इंपीडेंस इक्वल, बट ये हमारी क्या डिजायरेबल कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या पोलरिटी आर प्रॉपरली चेक्ड, तो यह हमारा क्या हो गया? बी हो गया। चलो नेक्स्ट, चलो एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं ताकि आपको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। मजा आया ना पैरेलल ऑपरेशन में? तो इसेंशियल और डिजायरेबल कंडीशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन हालांकि जेई लेवल के एग्जाम्स में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन है, बट फिर भी मैं फटाफट करवा देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लेना। देखो 800 केवीए को शेयर करना है। ठीक है, और दो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर ए और बी, और ये है एक हमारा 600 है, 600 केवीए, और एक हमारा 350 केवीए। ठीक है, और 600 वाले का क्या है? रिएक्टेंसेस आपको दे रखा है, सेकेंडरी साइड रेफर करके ये दे रखा है 0.0198। आप बोलेंगे सर रिएक्टेंसेस दे रखा है क्योंकि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है ना। चलो, और ये दे रखा है 0.034। बताना एक भाई दोनों का शेयरिंग कितना है? तो देखो मैं एक बता देता हूँ, ऐसे अगर निकालना है तो जिसमें नहीं निकालना है वो क्या है? 0.0304 ओमिक वैल्यू में, पर यूनिट होता तो हमें फिर सेम बेस पे लाना पड़ता, और ये दोनों का प्लस कर देंगे 0198 प्लस 0.0304 इंटू टोटल कितना है 800। इसको कैलकुलेट करोगे तो 484.5 kVA आ जाएगा। ठीक है, बाकी 800 में से माइनस कर लो या इस तरीके से कर लो, एक ही बात है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो एट दिस नोट पैरेलल ऑपरेशन के हमारे सारे के सारे फंडे क्लियर हो गए। 3 फेज के एक दो क्वेश्चन जब मैं 3 फेज पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, उसके बाद वहां पे करवा दूंगा, है ना, फेजर ग्रुप कैसा होता है, क्योंकि पहले तो फेजर ग्रुप बताना पड़ेगा ना, उसी के बाद हम 3 फेज के ऊपर बात कर पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर अभी हम लोगों ने सिंगल फेज का ही डिस्कशन किया है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 3 फेज ट्रांसफार्मर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।